अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, क्या आपने पढ़ाई की है? क्या आपने रिसर्च किया है इस बात का कि कैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब है ऐसे परिवार के उद्योजक जो पहली बार उद्योग कर रहे हैं, पहली बार उद्योजक बन रहे हैं। उनके माता पिता सामान्य नागरिक हैं, उनके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, ना उनके घर में किसी ने बिजनेस किया है। जिस विषय में, जिस सेक्टर में वो बिजनेस कर रहे हैं, उस सेक्टर में उनको बताने वाला, उनको मार्गदर्शन करने वाला भी कोई गुरु नहीं है। ऐसे लोग जो इतने बड़ा बिजनेस बनाते हैं, वो लोग आते भी बहुत मामूली सी ऐसे छोटे छोटे शहरों से, कभी गांव से, जरूरी नहीं कि वो बड़े शहरों से आए। इन लोगों की जो पढ़ाई होती है वो भी ठीक ठाक होती है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आते हैं इसलिए फिर वो इतना बड़ा बिजनेस का निर्माण करते हैं, बिल्कुल नहीं। जब भी बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आता है या चैलेंजेस आती है, समस्या आता है, कठिनाई आती है, तो कोई नहीं होता इनके यहाँ इनको मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए। लेकिन फिर भी ये लोग दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा बिजनेस तैयार करते हैं, जबकि उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बाकी सभी बहुत बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी होती। तो वो क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से ये लोग इतने बड़े बिजनेस का निर्माण करते हैं? इनफैक्ट हमारे यहां तो हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाएं हैं कि जो सिर्फ बिजनेस के बारे में सिखाती, बिजनेस पढ़ाती। और ये इस बिजनेस को पढ़ने वाले, सीखने वाले कई सारे युवा तैयार होते हैं। हर साल लाखों की तादाद में बच्चे एमबीए करते हैं। अभी एमबीए का फुल फॉर्म ही है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 साल आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पढ़ाया जाता है और लाखों लोग इससे निकलते हैं। और भारत में तो हजारों इंस्टीट्यूट है, लेकिन पूरे दुनिया में ऐसे कई हजारों इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ आपको बिजनेस सिखाते हैं। तो इतना बिजनेस के बारे में पढ़ने के बाद क्या वो लोग जो बिजनेस पढ़ के आते हैं प्रॉपर, वो बिजनेस का निर्माण करते हैं? वो सभी लोग बिजनेसमैन बनते हैं? तो नहीं। इनफैक्ट हमारे देश में तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत जाने माने, एकदम टॉप के ऐसे बिजनेस इंस्टीट्यूट को कहा जाता है। उनमें एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट होता है कि बच्चे 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, 2-2 साल का ब्रेक लेते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं उसके एंट्रेंस के लिए। और वो एंट्रेंस उसमें प्रवेश या एडमिशन मिलने के बाद 2 साल पढ़ाई करने के बाद, 2-3 साल काम करने के बाद वो जब बाहर निकलते हैं, तब क्या ये 5-6 साल काम करने के बाद भी वो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं? तो नहीं है सर। हजारों बिजनेसेस क्या वो तैयार करते हैं? नहीं। बल्कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है जो इतने बड़े बिजनेस का निर्माण करते हैं। वो कई सारे लोग तो इन्होंने किसी ने भी एमबीए किया नहीं है। तो क्या वो चीज है किसके वजह से आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं? तो दोस्तों, वो चीज जो है, वो चीज है जुनून, वो चीज है पैशन। और किसका जुनून, किसका पैशन? तो कुछ बेहतर करने का, कंट्रीब्यूशन का, कुछ मिशन का। वो जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जिस विषय में काम करना चाहते हैं, उस विषय में, उस सेक्टर में वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, दो अलग अलग चीजें, इच्छा होना और जुनून होना। इच्छा कई सारी हो सकती है, कई सारी चीजें हमें बॉदर करती है, हमको लगता है हमें बदलनी चाहिए, हमें लगता है ये बराबर नहीं, इसमें इसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन ये इच्छा होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं और इसमें इच्छा रखते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये लोग वो उसके जुनून से, उसको बेहतर करने का जुनून उनके ऊपर सवार होता है। वो दिन रात उसके ऊपर काम करते हैं। कई सारी कठिनाइयां, मुश्किलें अगर आते फिर भी वो नहीं रुकते, किसी भी हालत में अपने वो लक्ष्य को पूरा करते। वो जुनून ही, वो पैशन ही उनको इतना बड़ा बनाता है। और दोस्तों, ये जो लोग काम की शुरुआत करते हैं ना, ये एक बिजनेसमैन की तरह नहीं करते। ये नहीं सोचते कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना बड़ा बिजनेस बनाना है, या मेरे इसे खुद के इतने बड़े बड़े सपने हैं तो मुझे उसके लिए बिजनेस करना, ये नहीं उनका लक्ष्य होता।
बहुत सारे लोग बिजनेस को उस तरीके से देखते हैं, खुद के लिए शायद पैसे कमाते भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि मुझे इतना इतना पैसा कमाना है तो मुझे ये करना है, कुछ बिजनेस हाउसेस है तो उसके लिए करते होंगे, लेकिन वो इतने बड़े बिजनेस का निर्माण कभी नहीं करते। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये इस जुनून के साथ शुरुआत करते हैं और वो करते हैं काम, और बिजनेस मनी बाय प्रोडक्ट होता है। आज से 28 साल पहले अमेजॉन अमेजॉन जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, उस कंपनी की शुरुआत हुई और उसके जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उन्होंने 28 साल पहले ऑनलाइन किताब बेचने की बिजनेस की शुरुआत की। अभी आज से 30 साल पहले किताब, यानी आज भी अगर कोई किताब बेचने का बिजनेस शुरू कर रहा हो तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है वो? कोई सोच सकता है क्या अभी कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है? तो कुछ भी नहीं। ज्यादा कुछ सोच सकते हैं हम उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचने की शुरुआत की। लेकिन शुरू का एक ही मकसद था कि मैं जो भी काम करूं ना, इस ऑनलाइन किताब बेचने की जो मैं बिजनेस करूं, उस बिजनेस में जो भी व्यक्ति मेरे पास आए, मैं उनकी सबसे ज्यादा मदद करने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए उन्होंने दो काम किए। इनफैक्ट उन्होंने जब शुरुआत की 30 साल पहले, तब हम कैसे किताबें खरीदते थे? तो हम बड़े बड़े स्टोर्स थे। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर, सबसे ज्यादा किताबें बेचने वाले, तैयार करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले उनके देश में थे। और उन दिनों क्या होता था, और आज भी होता है, मैक्सिमम जगह पे हम जाते हैं, किताबें देखते हैं, 200-500 पन्ने की किताब होते हैं, उसका विषय देखते हैं, प्रीफेस देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि लेना है नहीं लेना है, जो कुछ है। अब इस आदमी ने क्या किया? तो पहला काम तो इन्होंने ये किया कि अगर किसी को किताब बेचनी किताब खरीदनी है, और वो किताब चाहे अगर 10, 15, 20, 25 लोगों ने पढ़ी है, तो वो 20-25 लोगों के जो रिव्यूज है वो उसके बारे में लिखेंगे। उन्होंने ऑनलाइन लिखा, तो जो भी व्यक्ति जिनको अगर ऐसी एक किताब खरीदनी हो, तो उनको पता चलता कि मुझे एक किताब खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, इसमें क्या है। तो वो उन्होंने मदद की उन लोगों की जिनको वो किताब खरीदनी है। ये एक काम। अभी पहली बात तो, अगर कोई बिजनेस माइंड से कोई शुरुआत करेगा तो ये क्यों करेगा? क्योंकि अगर मैं ये करता हूं ग्राहकों के लिए, ऐसा कुछ करता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं होगा कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिजनेस में कुछ फायदा होगा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके। दूसरी चीज, अगर किसी को किताब खरीदनी है और उसको कहीं भी नहीं मिल रही है, उस टाइम तो उन दिनों तो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स थे किताबों के, तो वो सभी जगह जाके आता है, और अगर उसको किताब नहीं मिलती है तो फिर वो अमेजोन में जाएगा, और वो अगर वो अमेजोन में बोलता है कि मुझे ये किताब चाहिए, तो ये आदमी क्या करेगा? किसी भी हालत में उसको किताब लाके देगा, चाहे उसको 7 दिन लगे, 15 दिन लगे। फिर वो वहां का जो उसका नेटवर्क है, कोई छोटी छोटी दुकानों में किताब बेचता है, सेकंड हैंड किताब बेचता है, उससे बात करेगा, बाहर से किताब मंगाएगा, लेकिन आपको वो किताब देगा। कौन करेगा ये बिजनेस के लिए? मुझे बताइए। ऐसा समझे कि आपकी दुकान है, कोई भी ग्रोसरी की या कोई दुकान है आपकी, कोई ग्राहक आपके यहाँ आता है और कहता है मुझे ये चीज चाहिए जो चीज आपके पास नहीं है। अगर वो चीज आप रखते हो और आपकी खत्म हो गई, तो आप क्या बोलेंगे कि 2-3 दिन में वो आएगी, मैं आपको 2-3 दिन के बाद दे दूंगा। लेकिन ऐसी चीज जो आप रखते भी नहीं है, उस चीज को लिए शायद आप ऐसा करेंगे क्या? नहीं, मैं आपके लिए यहां से वहां से कुछ भी करके लेके आऊंगा और आपको देंगे। ऐसा कोई सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। क्योंकि उससे भी वो अगर बिजनेस के एंगल से देखे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेहनत ज्यादा होगी और फर्क कितना होगा, बिजनेस कितना होगा, पता नहीं। लेकिन इस आदमी ने वो किया, इस आदमी ने उस जो भी उपभोक्ता, जो भी ग्राहक उसके यहाँ आया, तो उसको सबसे बेहतर ऐसी सर्विस देने की कोशिश की। और यही एक जुनून कि कोई भी जब अमेजोन को ऑनलाइन खरीदने के लिए, कुछ भी चीज खरीदने के लिए आया, तो मैं उनको सबसे बेहतर ऐसी सर्विस दूंगा। ये उनका जुनून, ये उनका पैशन था। और आप देख सकते हैं कि सन 1995 से लेकर अभी तक वो कैसे कैसे प्रगति करके गए, और आज इस अमेजोन इसी जुनून को लेके ऑलमोस्ट सब कुछ अमेजोन बेच रहा है, वो बेचते हैं। आप अमेजोन से जब कुछ खरीदेंगे तो आपको वो अनुभव भी आएगा कि वो कितना ख्याल रखते हैं कस्टमर्स का। और ये उनका जुनून था, ये उनका पैशन था, जिसकी वजह से इतना सब कुछ बेच के आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। वो खुद दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट ऐसे पर्सन हुए। इनफैक्ट आज इनकी अगर मिशन स्टेटमेंट आप देखोगे, तो इनका मिशन स्टेटमेंट भी है कि इट इज अवर गोल टू बी अर्थ मोस्ट
कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा लक्ष्य है कि हमें दुनिया की सबसे ज्यादा ग्राहकों का ख्याल रखने वाली ऐसी कंपनी बननी है, वेयर कस्टमर कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। अगर किसी भी ग्राहक को ऑनलाइन कुछ भी खरीदी करना है तो उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली कंपनी हमें बनना है। और बस उसी जुनून, उसी पैशन को लेकर वो काम कर रहे हैं, और ये वो जुनून है, ये वो पैशन है जो आज उस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी उसने बना दी है। तो दोस्तों वो चीज कि जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है, आपकी संस्था को वो सबसे सक्सेसफुल या बहुत बड़ी संस्था बनाती है, वो क्या है? तो ये है वो मिशन, वो पर्पस, वो उद्देश्य कि किस उद्देश्य के लिए आप जुनून की तरह काम करना चाहते हो, कर सकते हो, दिन रात कर सकते हो। ये सबसे जरूरी है। ये जुनून है, ये पैशन है, ये वो इच्छा है, ये मिशन है जो आपको वो महान बिजनेसमैन बनाती है। और मैं बिजनेस के बारे में छोड़िए, कोई भी ऐसी चीज जो आज आपको खटकती हो, जो आपको लगता है कि बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस को हमेशा बिजनेस के एंगल से नहीं देखने की जरूरत है कि मैं इससे कैसे पैसे कमाऊं। पैसे कमाना ये ऑलवेज साइड इफेक्ट होता है। ऐसा समझे कि आप अपने तहसील में हैं, अब हमारा तहसील अभी अलग अलग रीजनल वेरिएशन है। ऐसा समझे कि आप जहां तहसील में रहते हो, उस तहसील में आपको एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा बॉदर करता है, और आपको कुछ भी करके अपने तहसील को 100% पानी में स्वयं पूर्ण करना है। क्योंकि आप देखते हो कि हमारे तहसील में पानी सिर्फ 5-6 महीने होता है, बाकी के 6-7 महीना पानी होता ही नहीं। तो मेरा एक ही मकसद है कि मुझे अपने तहसील को पानी में स्वयं पूर्ण बनाना है, और वो जुनून जैसा काम आप उसमें करते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके तहसील में, आपके गांव में, आपके शहरों में ये जो कचरा हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, और इस कूड़े से वो जो बहुत बड़ा पहाड़ कचरे का तैयार हो रहा है, ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आप चाहते कुछ भी करके मैं अपने तहसील को, अपने गांव को, अपने शहर को पूरी तरह से कचरा मुक्त करो, कचरे का निर्मूलन करो। अब अगर ये 2 सिचुएशन में अगर आपको काम करना है, तो ये काम करने के 2 तरीके हैं। एक तो है एनजीओ जैसा काम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक काम करूंगा, दिल से करूंगा, जुनून के साथ करूंगा, और यह करने के बाद फिर लोग आपको इस तरह से आपका आदर करेगी पूरी दुनिया भर कि वो अलग ही रहे। लेकिन यह काम करने का दूसरा तरीका जो है वो है बिजनेस। अगर मैं पानी के उस प्रॉब्लम समस्या को देखूं, तो मैं ये काम करूंगा कि मैं अपने तहसील को पानी में स्वयं पूर्ण करूंगा, और मेरे तहसील में जो 2, 2.5, 3 लाख लोग रहते हैं, उनमें से कम 50,000 लोगों के साथ मैं एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन का बिजनेस भी करूंगा। उस पानी के साथ देसी गाय या देसी जो पशु है उनका पालन करूंगा और बिजनेस करूंगा। और जब 50,000 लोगों के साथ अगर आप इस बिजनेस का निर्माण करते हो उस पानी के साथ, तो मुझे ये बताने की आपको जरूरत है कि उस प्रोसेस में आप करोड़पति बनोगे। आपके कुछ खुद के लिए सपने हो गए, ड्रीम्स वो पूरे हो जाएंगे। अगर आपको तहसील को पूरी तरह से कचरा मुक्त करना है, तो उसका एक ही तरीका है, कचरे का 100% रिसाइकल करना। कैसे करेंगे रिसाइकल? तो कबाड़ी जैसे काम करता है। एक कबाड़ी आपके घर के न्यूज़पेपर लेता है, प्लास्टिक या मेटल्स लेता है, आप उसके दुकान में जाते हो, या वो जिस दुकान में उसका जिस घर में उसके कॉन्ट्रैक्ट है उससे वो लेता है। तो वैसे सेम काम करना पड़ेगा आपको 1000 कबाड़ियों का अपने तहसील में। और आज तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, हर चीज रिसाइकल हो सकती है और उसका मार्केट है। और आप लिक्विड, सॉलिड, सब चीज का रिसाइकल कर सकते हो। और अपनी रिसाइकल इंडस्ट्री जब आप इतनी बड़ी करोगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोसेस में भी आप जो चाहिए उतना पैसा कमा सकते हो। तो ये वो चीज है, ये वो पैशन है, ये वो जुनून है जिसके साथ फिर ये लोग शुरुआत करते हैं और फिर इतने बड़े बन जाते हैं। पैसे ये हमेशा सेकेंडरी होते हैं, पैसे तो मिलते ही है, जितने आपको चाहिए शायद आपने उम्मीद भी नहीं की, इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं दोस्तों। लेकिन उससे क्या मिलता है? उससे भी ज्यादा क्या मिलता है? लोगों का आशीर्वाद, दुआएं। जब आप समझे कि अगर आपकी वजह से आपका तहसील पूरी तरह से पानी में स्वयं पूर्ण हो गए, अगर आपकी वजह से आपका तहसील पूरी तरह से कचरा मुक्त, कोई भी कचरा उसमें नहीं है पूरे तहसील में, किस तरह से लोग आपको देखेंगे? लोग आपको फरिश्ता समझेंगे। और दोस्तों, हम जिस
कल्चर में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में तो ऐसे लोगों की पूजा की जाती है। इनफैक्ट हिंदू धर्म में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। अभी उस चीज में मेरा ज्ञान कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैक्सिमम जो ये देवी देवता रहेंगे ना, इन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए जरूर बहुत कुछ किया होगा, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। इन्होंने लोगों के लिए, समाज के लिए किया होगा। अभी ये देखिए ना, एक अच्छा एग्जांपल हमारे सामने, महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में एक सरकारी मुलाजिम, तहसीलदार, जिसको मामलेदार महाराष्ट्र में कहते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में वो काम किया था। उन्होंने लगभग 40 बरस से भी ज्यादा नौकरी की, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, एक सरकारी अधिकारी की तरफ से। उन्होंने उस टाइम के जो सूखा और अकाल पड़ा था, उसमें लोगों की इतनी सेवा की, इतना अच्छा काम किया कि वो रिटायर हो गए, बाद में उनका निधन हुआ, लेकिन लोग हमेशा उनको पूछते थे। इनफैक्ट उनका देहांत होने के बाद सन 1900 से लेके हर साल उनकी एक यात्रा होती है, साल में 15 दिन उनकी यात्रा होती है, उनके मंदिर है जिसमें पूजा वगैरह सब कुछ होता है। यानी पिछले 123 सालों से इस व्यक्ति की पूजा भगवान जैसी होती है। आज भी नासिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो गोदा घाट, गंगा घाट है, उसमें इतना बड़ा मंदिर उनका है। तो दोस्तों, ये होता है जब आप किसी समाज की इस तरह से पूजा करते हो। तो आज तो सवाल यह है कि आप किस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और जब एमसीएल परिवार में हम सब काम कर रहे हैं, तो दोस्तों एक ऐसे मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। आज जिस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं उससे उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट आज अगर देखोगे तो हम 5 ई के लिए काम कर रहे हैं। पहला ई पर्यावरण। हम पर्यावरण के संवर्धन के लिए, इसको बचाने के लिए, इस धरती मां के लिए सब कुछ करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेके उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, हर जगह क्या हो रहा है अपने आंखों के सामने है। ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया को लगता है कि कोई ना कोई इसमें काम करे, कोई तो उसको सोल्यूशन लेके आए, और ऐसी जगह में, ऐसे टाइम में हम आ रहे हैं। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन बिजनेस के एंगल से भी अगर देखें इस चीज को, इस मिशन को, तो दोस्तों हमें इतनी सारी चीजों का निर्माण करना है। इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इतने सारी चीजों का निर्माण करना और उसको बेचना है कि इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। हम एमसीएनजी कर रहे हैं, उसके बाद हमें एलएनजी करना पड़ेगा। उस एलएनजी के साथ विमानें चलेगी, ट्रक चलेगी, जहाजें चलेगी। ये एमकोल है, उसके आगे फिर एम कुकिंग सिस्टम लेकर लाके हमें एलपीजी को पूरी तरह से उसका निर्मूलन करना है। इनफैक्ट उससे लेके सिंपल कॉटन का, कॉटन के कपड़े, सिंपल कॉटन का रुमाल भी तैयार करना है और उसको कल बेचना है। उसके कॉटन के सॉक्स तैयार करने और बेचने। तो इतनी लंबी लिस्ट आज बिजनेस में है कि कुछ दिनों के बाद की कोई भी कंपनी हमारे आसपास भी नहीं होगी, इतने बड़े स्केल पे ये बिजनेस करने वाले हम लोग। लेकिन हमारे 5 ई में से एक ही पर्यावरण का है, एनवायरनमेंट। दूसरा ही सपोज बिजनेस का है कि एनर्जी सुपर पावर। लेकिन दोस्तों 3 ई हमारे जो है लोगों के लिए। 3 ई, पहला ही 100% एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ही 100% एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण हमारे किसानों का, महिला बचत घटों का, और तीसरा ही एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर परिवार को एक अच्छा इनकम दिलाना। अब मुझे एक बताइए, कौन सी ऐसी कंपनी है जो बिजनेस में लोगों के लिए इतना कुछ सोचती है और उसके लिए करती है। उनके मिशन में 3 ई सिर्फ लोगों के लिए, समाज के लिए। कौन करता है? आज एमसीएल की ऐसी सिचुएशन है, एमसीएल जिस इस परिस्थिति में है कि हमें जितने पैसे चाहिए ये सब प्रोजेक्ट जो कुछ करने के लिए, 10 इंस्टीट्यूट खड़े हैं जो पैसे देने के लिए, लेकिन हम नहीं ले रहे, नहीं काम कर रहे उनके साथ, क्योंकि हमें शायद आज कुछ मुश्किलें हो, चैलेंजेस हो, हम सहन करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों का, अपने किसानों का भविष्य कैसे किसी के हाथ में दें? लोग यहां लैबोरेटरी में छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और वहां पैसे फंड रेज करते हैं। तो हम जब इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग कर नहीं सकते क्या? लेकिन हमारी सोच ही नहीं है वैसे। हमारी सोच ही नहीं कि हम अपने लोगों का भविष्य, अपने लोगों का, किसानों का भविष्य किसी दूसरे के हाथ में, जैसे बाकी की कंपनियां करती है। बाकी की कंपनियां तो सोचती नहीं लोगों के बारे में, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। जिस तरह से बाकी की कंपनियां जो फंड रेज करती है वैसे तो कर ही सकते ना हम।
उनको इन सब चीजों को दुनियादारी कहते हैं। क्या है दुनियादारी में पढ़ना, क्या झंझट में पढ़ना, क्या लोगों के बारे में, कुछ नहीं। और ये पता है, सबको ये पता है कि लोग अच्छा करे बुरा करे, कुछ लोग है जो बोलेंगे, तो ठीक है ना, बोलने दीजिए। प्रभु श्री राम को जो बोले वो कुछ लोग रहेंगे जो बोल सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि हम लोग क्या कर, और हम सबसे अच्छा काम कर। और दोस्तों, ये जो काम करने के बाद जो पैसा है, वो तो हम बहुत बड़ा बिजनेस करने ही वाले, लेकिन पैसे से आगे भी कुछ चीज है दोस्तों। इस 5E मिशन के बाद जो दुआएं, जो आशीर्वाद हमें मिलेगी ना, उसका मोल नहीं हो सकता पैसे के साथ। पैसे जो चाहिए ना, वो एक लिमिट तक है। एक टाइम पे एक ही घर में रहोगे ना, अगर रहेंगे हम लोग, एक या कोई भी आदमी, एक टाइम पे एक ही कपड़े पहनेंगे, एक टाइम पे एक ही गाड़ी में घूमेंगे, रात को एक ही बेड में सोएंगे, कितनी जरूरतें लगती है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली ने सुबह शाम बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको जो चाहिए अच्छी अच्छी जो चीजें वो मिलनी चाहिए, बस एक लिमिट होता है। उसके बाद जो कुछ पैसे होते हैं वो सिर्फ अकाउंट में एक नंबर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 5E मिशन के बाद से हम लोग करेंगे, वो पैसे तो कमाएंगे, लेकिन जो दुआएं और आशीर्वाद मिलेंगे ना, मिलेगा, उसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता पैसों में। इनफैक्ट ये करने के बाद तो हमें लगेगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ा मौका कुदरत ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है हमारी जिंदगी सफल करने का। दोस्तों, ये जो भी प्रॉब्लम आज हमारे सामने है ना, जो भी चैलेंजेस आपको नजर आती है, तहसील में लोगों की हो, फैमिली की हो, वैयक्तिक कुछ प्रॉब्लम है, ये सब जो है, ये सब जो चैलेंजेस है, ये अवसर है। उनको देखो अलग के तरह तरीके से, देखो कि कैसे इनको बेहतर करें, कैसे इसके सोल्यूशन निकालें, कैसे इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। ये सब चीजें इन अपॉर्चुनिटीज है। आज अगर आपके तहसील में जितने सारे प्रॉब्लम है, गांव में प्रॉब्लम है, शहरों में प्रॉब्लम है, इसका मतलब किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया। इसका मतलब हमें बहुत बड़ा मौका मिला है ये काम करने का, आपको ऊपर उठने का, तो करते हैं ना उसको। इनफैक्ट अभी आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, बिजनेस अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई काम नहीं करना चाहता। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सब लोग चाहते हैं कि चाइना तैयार करे, वो लाए। और चाइना एकमेव ऐसा देश है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वो दुनिया की दूसरी नंबर की इकोनॉमी बन गई, अमेरिका के जस्ट थोड़ी से पीछे, हमसे 6 गुना बड़ी है, 6.5 गुना। तो मैन्युफैक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट है। और पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे अलग अलग चैलेंजेस रहेंगे। आज जो 15 प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चैलेंजेस है। हम और 10 अभी प्रोजेक्ट इसमें जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 115 करने हैं। अभी इस प्रोजेक्ट में एक राज्य में भी अगर आपके प्रोजेक्ट है, तो अलग अलग जिलों में, अलग अलग तालुका में अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। तो सीखो ना उससे, सीखो उससे, समझो क्या है, कैसे करना है, कैसे मैं कर सकता हूं, कैसे इससे बेहतर हो सकता हूं। एक्सपेक्ट मत कीजिए कोई गाइड हमें मिलेगा, कोई एसओपी मिलेगी, और उस गाइड को देख के, एसओपी की देख के मैं अपना काम करूंगा, फिर नहीं बढ़ेंगे हम, फिर नहीं वो ट्रेनिंग होगी, नहीं हम बेहतर बनेंगे एज अ बिजनेसमैन करके। हमें हमें हर सिचुएशन को, और ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बारे में है, या एम कैफे है, इन सभी चीजों में ये जो भी दिक्कतें आपको आएगी ना, ये दिक्कतें, ये चैलेंजेस, ये सब कुछ आपको बेहतर बनाने के लिए आएगी। क्योंकि हमें मैनेजर नहीं तैयार करने इस एमसीएल में। ये जो भी हजारों इंस्टीट्यूट जो पढ़ाते हैं एमबीए, ये मैनेजर तैयार करते हैं। चाहे वो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कोई भी छोटा, सब मैनेजर बन के बाहर निकलते हैं। अगर आप बहुत बड़े नंबर 1 इंस्टीट्यूट से एमबीए आपने किया है, और उस पढ़ाई में भी आप एकदम अव्वल हो, इसका मतलब क्या है, आप किसी बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर बनेंगे। और किसी छोटे इंस्टीट्यूट में अगर आपने एमबीए किया है, तो आप किसी छोटे कंपनी में मैनेजर बनेंगे, लेकिन मैनेजर ही बनेंगे। जो काम आपको करना है, आप आने वाले दिनों में ही आपने उस प्रदेश का आप प्रतिनिधित्व करने वाले, आप लीडर हो, उसको आगे लेके जाने वाले हो, उसकी सामाजिक आर्थिक आप विकास करने वाले हो। तो जो लीडर बनना है वो प्रोसेस करनी चाहिए। वो प्रोसेस है कि हम इस सब परिस्थितियों को बेहतर करें, इस सभी चीजों को अवसर में बदले और करके दिखाए। तो सीखिए, खुद सीखिए, खुद समझिए, पढ़ाई कीजिए,
मैन्युफैक्चरिंग में एक एक यंत्र जो है, एक एक मशीन, उसके बारे में पढ़ी है। जरूरी नहीं कि इंजीनियर बनना, इंजीनियर होने की जरूरत है। इंजीनियर नहीं है, मैं सिर्फ चौथी पास है तो भी चलेगा। समझिए, हर चीज को समझिए, कैसे करते समझिए, सॉल्यूशन निकालिए, और इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, बन जाइए आप, कि कोई भी कंपनी कहीं भी बने, लेकिन वो कभी भी आपसे आगे नहीं जा सकते, जैसे अमेजोन की या किसी भी बड़े बिजनेसमैन के साथ होता है। और दोस्तों, यही तरीका है, यही तरीका है सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम बिजनेस करने का, सबसे बड़ा बिजनेस बनने का। बाकी दूसरा कोई तरीका ही नहीं है खुद से काम करने का, जुनून के जैसे काम करने का। मैंने हमेशा साइंस पढ़ा है, स्कूल में भी मैंने ज्यादा विज्ञान साइंस पढ़ा है, बाद में एमबीबीएस किया, यूपीएससी में भी मैंने बाकी जो कुछ सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन कभी भी मुझे इतिहास, हिस्ट्री, ये विषय अच्छा नहीं लगा था, इतना मीन इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगा था हिस्ट्री पढ़ के, इतिहास पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन आज पता चल रहा है कि इतिहास कितना जरूरी है। इतिहास वो सिखा सकता है जो दूसरा कोई भी विषय नहीं सिखा सकता। इतिहास इतना जरूरी है, उसको समझना, उसको पढ़ना, कि उससे हम कितने बेहतर हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि आज जिस परिस्थिति से हम आज समझे कि कोई चैलेंज हमारे सामने है, कोई परिस्थिति हमारे सामने है, तो उसी परिस्थिति में पहले हजारों लोग, लाखों लोग होके गए हैं, और उन हजारों लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत बड़ा इतिहास का निर्माण किया, जो पढ़ा हम, जो पढ़ते हैं हम। तो हमें यह सीख आती है कि हमें क्या करना चाहिए इसी वक्त में। और हम जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, उसे बहुत कठिन परिस्थिति में लोगों ने उसमें आगे गए हैं, और उसे इंस्पायरिंग हजारों एग्जाम्पल हमारे हर तहसील में है, हमारे हर स्टेट में है, जिसकी हम पूजा करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि 16 साल का बच्चा ये बोलता है कि मुझे अपने लोगों का स्वराज्य निर्माण करना है, जबकि उस बच्चे का बाप खुद मोगल, जो बाहर की जो सल्तनत, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत, कोई संविधान वगैरह नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी कर सकती थी, वो खुद उनके यहाँ काम कर रहे, नौकरी कर रहे, चाकरी कर रहे अपने पिताजी, और उसका बच्चा बोल रहा है कि मैं अपने लोगों का एक स्वराज्य बनाना चाहता हूं। क्या है वो, क्या कंडीशन, क्या क्या मुश्किलें क्या होती होगी, किस तरह से उन्होंने काम किया, और उसके सामने हम क्या है। और ऐसी ऐसी बात सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके बारे में नहीं है, आप भी पढ़िए ना, अपने जिस तहसील में आप रहते, देखिए लोगों ने किस तरह से काम किया है। और यही तरीका है यशस्वी बनने का, यही तरीका है बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बनने का। ये सभी लोगों ने जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट की, पैशन के साथ, उस जुनून के साथ, बेहतर करने के, न जाने कितने सारी चीजें आई होंगी उनके पास, लेकिन वो सभी चीजों को उन्होंने अवसर में बदला। कोई भी अगर परेशानी है, कोई भी अगर चैलेंज है, तो उसको अवसर कैसे मैं बनाऊं, कैसे इसे सीखूं, ये किया, और इसलिए वो बने ना, जो आज बने, जिनको हम पढ़ते हैं। और ये सिर्फ उन्होंने किया, उनके एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं मैं, ये प्रकृति का भी नियम है दोस्तों, समझिए इस बात को। प्रकृति जब भी कोई चीज ऐसे हमारे सामने रखती है ना, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने रखती है, ये हमको बेहतर करने के लिए होता है हमेशा। उस मुश्किल को आप किस तरह से लेते हो, किस तरह से उसके ऊपर काम करते हो ना, ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज, कोई भी समस्या या कोई भी चैलेंज अगर आपके सामने है, तो वो आपको बेहतर करने के लिए ही है। ये प्रकृति का नियम ही है। जैसे जिस तरह से अभी इस अंडा कोश से ये तितली बाहर आती, अभी इस अंडा कोश से ये तितली बाहर आने के लिए कितनी घंटों मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है, कितनी मुश्किल करती है, कितनी मेहनत लेकिन उस मेहनत से ही तो उसके पंखों में वो जान आती है, वो ताकत आती है, और फिर वो पंख लेके वो उड़ती है, तितली बनती है। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा मेहनत करती है, नहीं इस मेहनत की कोई जरूरत नहीं, मैं उसको वो रेडीमेड एसओपी, रेडीमेड किताब, रेडीमेड गाइडलाइन सब कुछ दूंगा, तो वो आसानी से अपना काम करेगी। यानी मैं अपना कैंची लूंगा और उस अंडा कोश को तोड़ दूंगा, तो क्या होगा, ना उसके पंख स्ट्रांग होंगे, ना वो उड़ पाएगी, नीचे गिरेगी, और कोई बॉक्स इमीडिएट उसको खा लेगा। दोस्तों नॉर्मल भी देखेंगे ना, अभी मैं गायनेकोलॉजी कर रहा था, गायनेकोलॉजी में भी जब आप डिलीवरी में, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उसमें माँ को तकलीफ होती है, बच्चों को भी तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ इतनी जरूरी होती है कि इस तकलीफ की वजह से बच्चे के जो फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। नॉर्मल डिलीवरी हमेशा अच्छी होती है,
लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप सीजर करोगे, पेनलेस डिलीवरी करोगे, तो माँ के लिए और बच्चे के लिए भी सही नहीं होता। तो ये प्रकृति का नियम है। तो जितने भी प्रॉब्लम है ना, ये जितने ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका मतलब बहुत ज्यादा आप बड़े बन सकते हो। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे बेहतर एग्जांपल दुनिया का जापान से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इतनी सारी चीजें, हजारों चीजें जापान के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। यानी कितनी ज्यादा मुश्किल है। 1945 में, 1945 में जापान पूरी तरह से बर्बाद, राख हो गया था, कुछ नहीं था। 1947 में, 2 साल के बाद हम लोग भी आजाद। तो हम दोनों की शुरुआत, भारत और जापान की शुरुआत ऐसा समझे कि ऑलमोस्ट सेम हुई। लेकिन हमारी परिस्थिति से सब और ज्यादा खराब परिस्थिति जापान की थी। कुछ नहीं था, उनके लोगों के पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे, कुछ बाहर से मंगाए, कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है जो भारत के पास है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो मुश्किल है पर्यावरण के भी, प्रकृति के उनके सामने है। वह इतने सारे भूकंप, ज्वालामुखी वहां थे, सबसे ज्यादा। इतने ज्यादा मुश्किल के बाद इस मुश्किलों को, सभी मुश्किलों को उन्होंने अवसर में बदला, और जापान वो देश बन गया जो दुनिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐसे देश बन गया। क्या आप सोच सकते हैं कि जापान, यानी अगर भारत की तुलना में भारत का 10%, यानी भारत का जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से थोड़ा सा बड़ा, इतना जापान है। इसने ऐसी प्रगति की, हर अपनी मुश्किल को अवसर में बदला, और वो जापान, वो दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ। आगे के 2 से 3 दशक में वो दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी था। पहली थी, वो था अमेरिका। अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है, और ये जापान भारत का 10% हिस्सा है, लेकिन ये तीसरी इकोनॉमी था। यानी इनकी जो प्रति व्यक्ति इनकम थे ना, वो अमेरिका के कई गुना बनी। उनके परिवार में जो इनकम था वो अमेरिका के परिवार से कई ज्यादा। यहां अगर नौकरी करे और आपको जो तनख्वाह मिलती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलती है। इस लेवल पे लेके गए। परेशानियां, प्रॉब्लम, मुश्किलें को अवसर में कैसे बदलते हैं, सीखिए इनसे। ये आकियो मोरिटा, ये अबुका, ये दोनों ने जिन्होंने सोनी का निर्माण किया, देखिए, समझिए कि किस तरह से इन्होंने काम किया, किन किन मुश्किलों का सामना किया। तो दोस्तों, हमारे पास तो दुनिया के सबसे मैक्सिमम रिसोर्सेस, जिस तहसील में हम लोग हैं, जो परिस्थिति आज हमारे सामने है, जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें नहीं, अवसर है। जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्स फिर से हम अपने देश को दुनिया की सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इतना है हम पोटेंशियल हमारे पास, और करते ना इसको। और जिस जिस तरीके से आप अभी एमसीएल में काम कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बेस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट है, दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस सिखाने वाली ये संस्था है। इससे बेहतर संस्था कोई भी नहीं है। जब हम आपको कहते हैं कि 10,000 मेंबर, 15,000 मेंबर करिए, अभी 1 रुपया वो एमसीएल को उससे मिलता नहीं। ऊपर से लोग बोलते रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रभु श्री राम को अगर वो बोलते तो अपनी कोई बात ही नहीं, कितना भी अच्छा करिए तो ठीक है ना। लेकिन हमें उससे है ही नहीं। हमारा तो काम यह है कि आपको बहुत बेहतर बिजनेसमैन बनाना, बहुत अच्छे आप ओरेटर बने, वक्ता बने, लीडर बने, स्पीकर बने। आपने विजन मिशन को समझा है। ये स्टीव जॉब से लेके सभी लोग बहुत अच्छे स्पीकर थे। ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर की। और दूसरी चीज कि आप, हम लोग आपको बोलते हैं कि करिए, तो कोई नहीं बोलेगा। और ये बेस्ट चीज है सीखने की। इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूं कि एमसीएल दुनिया की एकमेव ऐसी कंपनी है जो इतना फ्रीडम आपको देती है। कौन सी कंपनी दुनिया की ये बोलेगी कि आप जिस तहसील में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आपके लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कीजिए। कौन सी कंपनी ऐसे बोलेगी कि आपके लोगों को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या काम करना है, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, क्या करना है, चलो मिलके करते। कौन बोलेगी? और अगर ये ऐसी संस्था है, इसके ऐसे अच्छे उद्देश्य के लिए हमने शुरुआत की है, तो करिए ना उसके ऊपर काम। पूरा फोकस कीजिए अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए, और जो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए करिए ना काम। पूरी मेहनत लगा के कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है लायबिलिटी नहीं। आपको अंदाजा तो है कि लायबिलिटी, एक बैंकों का कर्जा जब हम लेते कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं,
शुरुआत भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम की जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते वो है लोन। स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना हम, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये एसएमई में 80% से ज्यादा कंपनी जो शुरुआत होती है ना, वो पहला अपना बर्थडे नहीं पूरा करती, 1 साल भी नहीं करती। इसका कारण, सबसे प्रमुख कारण है ये कर्जा, जो कर्जा नहीं है हमारे सामने। इनफैक्ट कोरोना के बाद 1 साल तक ऑलमोस्ट सभी बिजनेसेस बंद थे, 1-1.5 साल तक। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर आपका बिजनेस बंद है, आप नहीं कुछ कर पा रहे, इसका मतलब बैंक, एक बार बैंक ने आपको कर्जा दिया तो वो चालू होता है वो मीटर। वो नहीं समझते किसी भी प्रॉब्लम के, कोरोना तो आपके सामने है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रॉब्लम हो लेकिन उनका ईएमआई चलता रहता है। तो इस कोरोना के बाद ऐसा कुछ हुआ क्या कि आपने 1 साल धंधा नहीं किया, 1.5 साल बिजनेस नहीं किया, तो आप 1 साल 1.5 साल का आप ईएमआई मत भरो, उससे बात चालू करो, नहीं बोलेगी, नहीं हुआ। कोरोना के बाद जब दुकानें खुली तो 30%, 30 से ज्यादा प्रतिशत तो होटलें तो खुली ही नहीं, कभी भी नहीं खुली उसके बाद भी। जिन्होंने भी ईएमआई के ऊपर, कर्जे के ऊपर बिजनेस चालू किए थे, वो सब डूब गए। और ये एक्चुअल परिस्थिति हमारे सामने। और ऐसी परिस्थिति में जब एमसीएल आपके साथ जिस तरह से काम कर रही है ना दोस्तों, ऐसा काम सिर्फ आपके माता पिता करेंगे आपके साथ। आपके सिर्फ माता पिता आपको बोलेंगे हर दिन, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, नहाओ, या अच्छा, हर हफ्ते सैटरडे सेशन लो, बिना थके बोलेगी। सिर्फ पिताजी अपनी पूंजी आपको देंगे और कहेंगे कर, मेहनत कर, देख, सीख, समझ इससे। और क्योंकि दोनों को ऐसा लगता है कि आप बेहतर इंसान बनो, बेहतर बिजनेसमैन बनो। सेम तरह से आज एमसीएल आपके साथ काम कर रही, दुनिया की कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करे जिस तरह से हम लोग आपका काम कर रहे। और इसलिए मैं तो बोलता हूं कि आप करिए ना, फिर मन लगाकर बनिए बड़े बिजनेसमैन। जो भी चीजें आपके सामने हैं, तस्वीर में कोई भी चीज हो, सोचिए कि मैं कैसे इसको बेहतर बना सकता हूं, कैसे तो पैसे कमा सकता हूं, आपके खुद के लिए, लोगों के लिए, आजू बाजू करिए। क्योंकि जिसके वजह से, और इसीलिए मुझे आपको फिर से पूछना है, हर हफ्ते पूछना है कि आपने शुरुआत की कि नहीं। हर हफ्ते मैं पूछूंगा, शुरुआत की कि नहीं आपने इन सब चीजों की, लिस्ट बनाई कि नहीं, कि मेरे तहसील में इतने उद्योजक है, इतने एमवीपी है, इतने लोग हैं, चैनल पार्टनर है जिन्होंने मेरा साथ दिया है। तो मुझे अगर इनको अभी सस्टेनेबल इनकम देना है, तो मुझे इतना पैसा कमाना है अभी महीने का, सबको अच्छा इनकम जाना चाहिए। क्या कर सकता हूं मैं हमारे लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, कौन सी चीज तैयार कर सकता हूं। मैं तो कहता हूं ना, रुमाल से लेके सॉक्स, जो भी बोलेंगे हम तैयार करेंगे और बेचेंगे, उसको मिलके बेचेंगे उसको। किया क्या आपने? तैयार किए लिस्ट? क्या आपने सैटरडे सेशन की शुरुआत की? हर हफ्ते क्या आप लोगों को मिलते हैं, बताते हैं इस 5E मिशन के बारे में, जिसकी जरूरत उनको भी है, हमसे ज्यादा उनको है। कितना जरूरी है 5E मिशन, क्योंकि इस मिशन से, इस सैटरडे सेशन के बाद ही तो लोगों को पता चलेगा, लोग आपके साथ इस आंदोलन में, इस मिशन में शामिल होंगे। बाद में आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी अगर उनको देंगे ना, तो भी वो खरीदेंगे पहले, क्योंकि उनको पता होगा कि इस 5 रुपए का भी अगर कोई चीज मैं खरीद रहा हूं, तो मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा हूं, इस दुनिया को बचाने में मदद कर रहा हूं। तो करना होगा दोस्तों। और कभी भी मत भूलिए कि आपने क्यों शुरुआत की। मेरा 100% भरोसा है आप सबके ऊपर। मुझे 100% पता है कि आप सभी लोग जो आए ना, पैसे के लिए, पैसा देख के, प्रॉफिट कितना होगा खुद के लिए, ये देख के कोई नहीं आया एमसीएल परिवार में जो भी लोग आए हैं ना, वो सिर्फ इसका विजन, मिशन देखने के लिए आए। आर्थिक से ज्यादा सामाजिक जो जरूरत है, जो चीजें, उसके लिए आए। तो करते हैं ना उसे, आज से ही शुरुआत कीजिए। चलो फिर आज का टॉपिक है दोस्तों, इंडियन रेलवे। आज इंडियन रेलवे, भारतीय रेल एक ऐसी संस्था है कि जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सभी लोग इमोशनली अटैच्ड है हम सभी भारतीय रेल से। और ऑफ कोर्स इमोशनल कारण तो है, लेकिन अगर टेक्निकली भी आप देखोगे तो उसका एक बहुत बहुत समृद्ध ऐसे कारण है। सबसे पहले तो ये जो भारतीय रेल है, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल है। एशिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेलवे की पटरी की जो लेंथ है वो हमारे देश में है। लेकिन इसके और ज्यादा कई सारे ऐसे गुण है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय रेलवे को पूरी दुनिया में खास बनाते हैं, और जिसकी वजह से हम सभी लोग इमोशनली दिल से भारतीय रेलवे को इतने अटैच्ड।
सबसे पहले हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है पिछले 170 सालों का। 16 अप्रैल 1853 से हमारी इस रेलवे की शुरुआत हुई और तब से लेके ये हमारे साथ है। दूसरा, रेलवे का जो सबसे हाईएस्ट ऐसा जो ब्रिज है, सबसे ऊंचाई के ऊपर, वो भारत में चेनाब रेल ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में। इतनी ऊंचाई पे दुनिया का कोई भी रेलवे ब्रिज नहीं। तीसरा, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, वो भी हमारे देश में, हमारे भारत में, कर्नाटका में, हुबली में 1 किलोमीटर से भी लंबा। आप सोच सकते प्लेटफॉर्म सिर्फ 1 किलोमीटर से लंबा, ऐसा हमारे देश में, जो दुनिया में किसी के पास नहीं। मैक्सिमम हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज यानी क्या? तो दोस्तों, हमारे इस दुनिया की संस्कृति का वारसा, धरोहर, ऐसी कोई स्पेशल साइट्स होती है जो पूरी दुनिया के लिए गौरव का और अभिमान का केंद्र होती है, या अभिमान होता है पूरे दुनिया के लिए हेरिटेज का। तो दुनिया में रेलवे को लेके सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट वो भारत में है। यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूनेस्को, जो इस साइट्स को चुनती है और उसकी लिस्टिंग करती है। तो सबसे ज्यादा यानी 6 साइट्स हमारे देश में है, जो किसी दूसरे देश में नहीं। डायमंड क्रॉसिंग, हमारे देश में नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग है, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस में भी एक दूसरे के पास क्रॉस होती है, और वो नेशनल रेलवे है जो क्रॉस होती है। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट और मैजेस्टिक रेलवे, यानी बहुत आरामदारी, गौरवशाली ऐसी जो रेलवे वो अभी भी चलती है, फेरी क्वीन के नाम से, दिल्ली के नाम से, जो पहली की थी वैसे ही आज चल रही है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इनफैक्ट आप सुन के हैरान हो जाओगे कि दुनिया के सबसे ज्यादा आलीशान, सबसे ज्यादा लग्जरियस, सबसे जबरदस्त ऐसी रेलवे अगर कही है तो वो भारत में है। ना अमेरिका में, ना यूरोप में, ना जापान में, ना चाइना में। सबसे ज्यादा ये लग्जरी, ये एलिशन कहीं नहीं है। हमारे 7 ऐसी ट्रेनें चलती है ना, जो अगर आप बुकिंग करने जाओगे तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। दुनिया के सभी कोने से लोग आते हैं उस ट्रेनों में राइड करने, सफर करने में। और वो जो ट्रेन है, वो ट्रेनों में जो टिकट है वो इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते, लाखों में वो टिकट है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड भी हमारे देश में, यानी विवेक एक्सप्रेस करके एक एक्सप्रेस है जो 4190 किलोमीटर ऑलमोस्ट है और 82 आवर्स लेती है, लेकिन ऑलमोस्ट 3.5 दिन कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाने के लिए। तो ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जो अपने देश में, और दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट, यानी नागपुर टू अजनी सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए भी रेलवे जो है वो भारत देश में। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे का एक मैस्कॉट है जिसका नाम है भोलू, और वो है एक सफेद हाथी। और इस भोलू की भी अपनी खुद की कहानी है, यानी ऐसे ही हम किसी ने सोचा और मैस्कॉट बना, ऐसा नहीं है। तो इस भोलू ने, इन हाथियों ने एक्चुअली रेलवे की पटरी तैयार करने में, उसको रेलवे को बढ़ाने में मदद की थी, और इसी वजह से वो हमारा मैस्कॉट बना। इनफैक्ट भारत का जो लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल है वो 11 किलोमीटर, यानी 11.25 किलोमीटर, जो जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे देश में सबसे ज्यादा सिंगल यूजर डीजल का अगर कोई है तो भारतीय रेलवे है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ता अगर कोई है तो वो रेलवे है। हमारे देश की जितनी भी बिजली कंज्यूम होती है 2% अकेला रेलवे करता है, तो सबसे ज्यादा ईंधन का उपयोग वो करते हैं। उसके साथ ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला, देने वाली संस्था अगर कोई है तो भी इंडियन रेलवे है। 14 लाख लोग इसमें काम करते हैं। पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पे है, और कोई कंपनी है ही नहीं 8वें नंबर पे, इसलिए क्योंकि उसके आगे सब मिलिट्रीज है। तो इतने बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडियन रेलवे करती है। और दोस्तों, इंडियन रेलवे का एक अपना खुद का इतिहास है। हमारे देश के आर्थिक सामाजिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन रेलवे का। इन अंग्रेजों ने भी अपने साम्राज्य के लिए इस रेलवे का बहुत ज्यादा उपयोग किया है। इनफैक्ट ये पूरी डिटेल में, इसके बारे में जानकारी पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और जो स्पेशली बिजनेस में है उनको तो कंपलसरी पढ़ना चाहिए। हम डिटेल में इसको समझेंगे। आज वक्त कम है तो अगले टाइम समझेंगे। और दोस्तों, ये जो भारतीय रेलवे है जो इतना ज्यादा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है, डीजल हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, और हमें तो कंपलसरी सभी ईंधनों को स्विच करना है क्लीन फ्यूल्स पे। तो आने वाले दिनों में ये इंडियन रेलवे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर होने वाला है।
तो इसको समझते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक आप फिर से एक बार फोकस कीजिए, काम करिए अपने 5V मिशन के ऊपर।